मैंने पेज नंबर 3 निकाल दिया। ये ऑनलाइन स्टूडेंट सवाल आ रही है। ये पेज नंबर 2 और 3 जरा रिवाइज कर लें, क्वेश्चन कर लें। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कल पढ़ा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 2 और 3 रिवाइज कर लें, एक क्वेश्चन करवाएं। अच्छा, कल वाला रिवाइज कर लें सर। ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का मीनिंग क्या था? एसेट की कॉस्ट में क्या क्या ऐड होना है, और फिर पेज नंबर 3 में कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे जो एसेट कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। तो समझ आ गया था? एक थोड़ा क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 3 जो ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे हो गए। A Limited पढ़े जी फर्स्ट लाइन से। A Limited bought a special bread making plant on 1st January 2021, detail of which is as follows. एक नजर नीचे रिक्वायरमेंट जरा देखें। कैलकुलेट द कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड टू द प्लांट अकाउंट। प्लांट के अकाउंट में कितनी कॉस्ट ऐड होनी है वो आपने बतानी है। जी सबसे पहले आ जाए पहली चीज पे, अपना जरा ओपिनियन देते जाए। परचेज प्राइस, उसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ इंक्लूडिंग। अगर तो ये सेल्स टैक्स नॉन रिफंडेबल है फिर तो ये पहले ही ऐड ही रहना चाहिए, लेकिन अगर ये सेल्स टैक्स रिफंडेबल है तो फिर ये इंक्लूड हुआ हुआ, इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। फिलहाल कितना सेल्स टैक्स किस में शामिल है? 14% परचेज प्राइस में शामिल है। अभी हमें ये नहीं आइडिया, बस अभी देखते हैं कि ये रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। अगर ये नॉन रिफंडेबल है तो फिर कोई इशू नहीं, इंक्लूड ही रहना चाहिए, लेकिन अगर रिफंडेबल है तो फिर इसको यहाँ से निकालना चाहिए। इंपोर्ट ड्यूटीज अगर नॉन रिफंडेबल है वो इधर रहनी तो नहीं, मतलब ये तो ऐड होंगे ना, तो अलग दी हुई ना फिगर। परचेज प्राइस में ऐड करेंगे फिर से। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, फ्यूल वाली ब्रैकेट पड़े। incurred when transporting the plant to the factory, carriage inward side की करेंगे ऐड। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, स्टाफ पार्टी टू सेलिब्रेट द एक्विजिशन ऑफ द न्यू प्लांट। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, प्लांट खरीदने में बड़ी खुशी हुई है, पार्टी हुई है, कैपिटलाइज होगी, एक्सपेंस आउट होगी।
स्टाफ ट्रेनिंग ऊपर ढूंढते जाते चीजें। टेस्टिंग टू इंश्योर प्लांट फुली ऑपरेशनल बिफोर स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन, इससे अगली लाइन पढ़े। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सैंपल्स एंड बाय प्रोडक्ट्स मेड ड्यूरिंग टेस्टिंग। 10980 ऐड हो जाएगा और 13,000 जो प्रोसीड्स हैं ये ऐड हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। ये पिछले पेज पर जाएगा और पेज नंबर 2 पॉइंट नंबर 5 पढ़े। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग ऐड हो जाएगी और नेट ऑफ एनी प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का क्या मतलब होगा? बेच के जो पैसे मिले तो फिगर्स देखना जरा। 10980 का क्या होगा? तो टेस्टिंग कॉस्ट है और जो प्रोसीड्स हैं वो लेस हो जाएंगे। Advertisement of the special bread to be used for by the new plant, to be made by the new plant. Advertisement selling expense. Initial operating loss. Initial operating loss का meaning ऊपर पढ़ लेना, ऊपर ढूंढना तो चीजें कल आई हैं उसको रिवाइज करना। एक्सपेंस आउट सही वर्ड नहीं, मैंने कल भी बताया था। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस कहते हैं किसे? जो शुरू के सालों में लॉस हो जाता तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा और वहां से लेस हो जाएगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कैपिटलाइज नहीं होगा। कैपिटलाइज का मतलब एसेट की कॉस्ट में नहीं जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा, वहां से लेस होगा। देन फिर जो कल बात एक हो रही थी, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग रिमूवल कॉस्ट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, ब्रैकेट में जाए। फ्यूचर अमाउंट पेएबल ऑफ रुपीज 70,031, प्रेजेंट वैल्यू एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। एक फिगर सॉल्व हुई भी है, जरा कैलकुलेटर पकड़ा। 70,031 क्या है? ये फ्यूचर अमाउंट है जिसकी फिर प्रेजेंट वैल्यू ली गई है 10%, आगे 27,000 दिया। अगर ये 27,000 ना दिया हो तो कैसे कैलकुलेट हो सकता है? सर जी कैसे कैलकुलेट हो सकता है? सर जाने दे, सच ऐसे कल हुए हैं। फ्यूचर एस्टिमेट लेना होता है और डिस्काउंटिंग का फार्मूला से मिला। क्या फार्मूला? 1 प्लस आई कितना दिया हुआ? 10%। कैसे लिखेंगे? 0.1। अगली लाइन में जरा ईयर्स देख लें, यूजफुल लाइफ 10 साल -10। ये लिखे अपने हाथ से जरा। 70031 क्या है? सेवन 0031 क्या है? फ्यूचर अमाउंट है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू जब 10% पे ली गई है तो 27,000 आंसर आया। ये प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर अमाउंट है? जिसकी जब प्रेजेंट वैल्यू दी गई है 10% रेट से, तो आपके कैलकुलेटर पे क्या आंसर आ रहा है? 27,000 नहीं, जो फिगर आई हुई बता दो। 26,999.99। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेटली 27,000। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, इसका तरीका क्या होता है? पहले फ्यूचर एस्टिमेट लें, डिस्काउंटिंग का फार्मूला बोले 1 प्लस आई माइनस एन है। आई यहाँ 10% था, या आर भी शायद इसे कहते हैं, आई आर इंटरेस्ट रेट, और माइनस एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ 10 ईयर्स। ठीक है, इसका करते हैं क्या? इस प्रेजेंट वैल्यू की एंट्री बताएं क्या करते हैं? एसेट डेबिट, लायबिलिटी टू डिसमेंटल क्रेडिट लिखे इसके साथ। ये होती क्या है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट, रिमूवल कॉस्ट। ये वही तो नहीं होती जो कल होती थी? तो वही पूछ रहा हूँ यार, जो कल होती थी वही बता देंगे। जी ऑनलाइन ठीक है। चलिए, इसमें कुछ फिगर्स आई जिन्हें ऐड होना और कुछ ने शायद कंसिडर नहीं होना। एक आखिरी सेंटेंस जरा पढ़ना। यूजफुल लाइफ 10 इयर्स के बाद लिखा हुआ था, कंपनी इज अ रजिस्टर्ड पर्सन इन सेल्स टैक्स। अब जो हजरात सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स अभी नहीं पढ़ रहे, बस आप ब्रैकेट जरा ज़हन में रखिएगा। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन हो, ब्रैकेट पढ़ना। अगर कोई सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन हो तो उसका जो सेल्स टैक्स होता है वो बाद में उसे रिफंड हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब फिर क्या हुआ?
ऊपर है फर्स्ट लाइन में एक लिखा हुआ था परचेज प्राइस इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। तो अगर ये कंपनी रजिस्टर्ड पर्सन है तो इसका फिर सेल्स टैक्स रिफंडेबल है, विच मींस इसे परचेज प्राइस में ऐड होना नहीं चाहिए। लेकिन क्या पहले ऐड है? कैलकुलेटर जरा पकड़े, बस सॉरी कैलकुलेटर जरा पकड़ना, ब्रैकेट में जाए जरा, कितना सेल्स टैक्स ऐड हो गया हुआ है? 14% अगर ऐड हो गया हुआ है तो आगे जो फिगर है 5,70,000 ये अब 100% नहीं रही, ये फिगर 114% क्यों हो गई? इसे 14% और इंक्लूड हो गया। अब अगर इसमें से 14% अलग करना है तो फिगर सॉल्व करें तो साथ ही चाहे लिखना, 5,70,000 डिवाइड बाय 100 करो, 114 ही क्यों होगी फिगर? इसमें 14% ऐड होके 114% हो गया। तो डिवाइड बाय 114 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगी। और अगर 14% करेंगे, ये करके देखें जरा, 100 भी करें और 14 भी करें, 14% मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेल्स टैक्स की अमाउंट आ जाएगी जो इसके अंदर शामिल है 70,000। और अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेट में वो कॉस्ट आ जाएगी जिस पे शायद आपने कैपिटलाइज करना है। तो लिख लो फिगर, 5 लाख बनता है वैसे 100 से मल्टीप्लाई। 5 लाख का मतलब क्या है और 5,70,000 का मतलब? 5 लाख परचेज प्राइस है, 70,000 उसमें ऐड हुआ है। हमें उसके ऐड होने पे एतराज इस वक्त क्या है? कंपनी रजिस्टर्ड पर्सन है, विच मीन सेल्स टैक्स रिफंडेबल है, और अगर सेल्स टैक्स रिफंडेबल है तो कॉस्ट में ऐड नहीं होना चाहिए। पॉइंट ए देखना जरा पिछले पेज पर, कौन से टैक्सेस ऐड होते हैं, रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल? अगर रिफंडेबल है तो उसका मतलब उसने तो वापस मिल जाना, ये सेल्स टैक्स रिसीवेबल होगा। तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट तभी बनेगा जब ये सेल्स टैक्स नॉन रिफंडेबल या इनकम टैक्स नॉन रिफंडेबल होता है। ठीक है जी, चलिए जरा रजिस्टर खोलें, जरा लिख के कर लें इसमें से कौन सी फिगर उठानी कौन सी नहीं, फाइंड आउट क्या करना है। Cost to be capitalized of plant A Limited. Cost of plant. ये दोबारा मैं से पूरी लिस्ट पढ़ लूं। परचेज प्राइस लूं जी, परचेज प्राइस लूं सर, लेकिन कितनी लूं? 5 लाख की वर्किंग दोबारा अपने पास लिख लीजिएगा। 570 डिवाइड बाय 114 इनटू 100। अच्छा, समटाइम्स सेल्स टैक्स का रेट 17% होता है। अगर 17% बताया फिर आप क्या करते हैं? डिवाइड बाय 117 इनटू 100। 18% अगर होगा तो डिवाइड बाय 118, 18 बस मेरा हो गया जी। परचेज प्राइस में क्या ऐड होना है? आप बोलते रहेंगे, लिखते रहे। इंपोर्ट ड्यूटीज लिखो, वो क्यों? इंस्टॉलेशन कॉस्ट, फ्यूल चार्जेस, कैरेज इनवर्ट है, ट्रांसपोर्ट किया प्लांट को फैक्ट्री तक 45,000। एडमन कॉस्ट माइनस कर दो, एक्सपेंस आना, इसे ऐड होना ही नहीं, इसे प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए। स्टाफ पार्टी एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के नाम से प्रॉफिट लॉस में जाएगी। स्टाफ ट्रेनिंग, टेस्टिंग, टेस्टिंग कॉस्ट कितनी? 10, एक मिनट जरा ये टेस्टिंग जरा देख लीजिएगा बोर्ड पे, 10980 है। और सिंपली उसमें से अगर कोई प्रोसीड्स बताएंगे तो प्रोसीड्स की फिगर है 13,000, टेस्टिंग कॉस्ट ऐड हो जाएगी, प्रोसीड्स लेस हो जाएंगी, बाकी ऑटोमेटिकली नेट इफेक्ट एसेट कॉस्ट में चला जाएगा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट टेस्टिंग कॉस्ट ऐड हो जाएगी, और अगर टेस्टिंग के रिजल्ट में कुछ चीजें बन गई तो उनकी जो सेल प्रोसीड्स है वो नेट ऑफ हो जाएगी। ठीक है सर।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ में ये एडवर्टाइजमेंट, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, कितना लिखूं 27,000 लिखूं या 70,031 लिखूं? प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे अप्लाई होना 27,000 पकड़े कैलकुलेटर। ठीक है सर, जी टोटल करना जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए नहीं कितना आंसर आया। जी सर क्या आंसर आता है 6,999,80। क्या मतलब है इस फिगर का 6,999,80? प्लांट का लेजर जहन में बनाया जरा। प्लांट इनिशियली कितने से अब डेबिट होगा? जब हम कहते हैं ना कि एसेट ने इनिशियली कॉस्ट पे डेबिट होना, तो कॉस्ट का हरगिज मतलब नहीं कि सिर्फ परचेज प्राइस। कॉस्ट मींस परचेज प्राइस एंड ऑल डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस जो उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी है। तो मींस उसे 6,99,980 पे एसेट इनिशियली डेबिट होगा, ये कॉस्ट बन जाएगी। उसके बाद फिर डेफिनेटली मेथड आप यूज करेंगे कि किस मेथड से डेप्रिशिएट करना है, रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट करेंगे, लाइफ एस्टिमेट करेंगे, मेथड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए रिड्यूसिंग सॉरी रिवैल्यूएशन मॉडल भी हो सकता है, कॉस्ट मॉडल भी हो सकता है। तो व्हाट इज द कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इनिशियली डेबिटिंग द एसेट 6,99,990। अब ये कॉस्ट है जिससे फिर फ्यूचर में डेप्रिशिएट होगा। क्लियर प्लीज? पेज नंबर 4 पे आते हैं। तो अगर यहां से ऑनवर्ड्स कभी हम कहें कि एसेट इनिशियली कॉस्ट पे डेबिट होता है, तो कॉस्ट डजंट ओनली मींस purchase price, it includes all other related expenses which are necessary to bring it into the working condition. Any confusion? ये ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे नोट कर लिया समझ? चलिए एक छोटी सी चीज और ऐड करें, फिर एक बड़ा सा सवाल करना है। एक हेडिंग लिखी हुई है पेज नंबर 4 के स्टार्ट पे, डेप्रिशिएटिंग द होल एसेट और द पार्ट्स देयरऑफ। इस बार छोटा सा प्रॉब्लम कल आपको हड़प्पा में भी नजर आया। मेरे साथ आप पढ़ते हैं, जो नई चीज है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। When an item of property, plant and equipment has more than one significant parts having different useful life and a significant cost. तीन चीजें होने की, more than one significant parts having different useful life and a significant cost. It is more appropriate to depreciate each of these parts individually rather than depreciating the asset as a whole. एक पैराग्राफ और है, उसको छोड़ के जरा पहले इलस्ट्रेशन एक छोटी सी देखते हैं, बाद में फिर पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं। तो कहते हैं कंपनी हैज परचेज्ड अ न्यू एयरप्लेन फॉर रुपीज 500 मिलियन। अपना ही जहाज समझो, क्या खरीदा है कंपनी ने? एक एयरप्लेन खरीदा। द कंपनी हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कॉस्ट कंपोनेंट्स एंड यूजफुल लाइफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द एयरप्लेन। देखिए एयरप्लेन एक डेफिनेटली एक कंबाइंड एसेट है, लेकिन उस एसेट के कुछ ब्रेकअप्स कर रहा है, उस एसेट के जो पार्ट्स उनका ब्रेकअप कर रहा है। और क्यों कर रहा है वो भी मैं बताता हूँ। इंजन एसेट में, एयर फ्रेम वो जो उसके पास उसका स्ट्रक्चर कह लें आप, एवियोनिक्स से कहते हैं उसका जो कंप्यूटर इक्विपमेंट होता है, और फिटिंग्स वो है जो सीटें वगैरह लगी हुई हैं। एवियोनिक्स में जो उसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिससे जहाज को रन किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। तो एक एयरप्लेन है, उसको 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। इससे सेकंड कॉलम पढ़े, उन कंपोनेंट्स की फिर कॉस्ट आपको बताई हुई है। और ऐसे किया क्यों हुआ है, लास्ट कॉलम देखें। यूजफुल लाइफ समटाइम्स
एक से ज्यादा पार्ट्स की यूजफुल लाइफ डिफरेंट हो सकती है। मसलन इंजन की यूजफुल लाइफ बताई हुई 3 इयर्स, एयरफ्रेम 10 years, avionics 20 years, fittings 5 years. What is the total cost of the plant? 5500 million है। अब आपसे ये क्वेश्चन है मेरा, 5500 मिलियन को 3 साल पे डेप्रिशिएट करें, 10 पे करें, 20 पे करें, 5 पे करें। अब अगर हर पार्ट की लाइफ अलग है और उनकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, मींस मटेरियल कॉस्ट है सिग्निफिकेंट कॉस्ट और लाइफ अगर डिफरेंट है, तो देन अब पूरा एसेट एज अ होल डेप्रिशिएट नहीं होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हर कंपोनेंट को उसकी लाइफ के मुताबिक डेप्रिशिएट करेंगे। समझ आ रही मेरी बात? तो आपको आंसर फर्स्ट लाइन पे दोबारा, व्हेन एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हैज more than one significant part having different useful life and a significant cost, it is more appropriate to depreciate each of these parts individually rather than depreciating the asset as a, मतलब इसका ये हुआ, नीचे दोबारा देखें एग्जांपल, इंजन्स को अब हमें डेप्रिशिएट करना चाहिए 3 साल में, एयरफ्रेम को 10 साल में, एवियनिक्स को और फिटिंग्स को, ठीक है। लेकिन अब एक छोटा सा इशू और रिजॉल्व करना ही, इंजन्स में वापस आए, अब 3 साल पे आप डेप्रिशिएट करेंगे, जब 3 साल गुजर देंगे तो फिर डेफिनेटली अगर लाइफ 3 साल है तो नया इंजन रिप्लेस करना पड़ेगा। एयरप्लेन तो वही होगा लेकिन उसमें फिर इंजन बदलना पड़ेगा, तो देन इस केस में फिर जो पुराना इंजन है उसकी फिर डिस्पोजल रिकॉर्ड होगी और जो नया इंजन है उसे दोबारा आप कैपिटलाइज कर लेंगे और फिर जो उसकी लाइफ होगी उस नए इंजन की, उस पर उसको डेप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। तो अलग-अलग डेप्रिशिएट हम कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें से फिर एक कंपोनेंट की लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसकी फिर डी रिकॉग्निशन होगी, डिस्पोजल हो जाएगी और नए एसेट की फिर कैपिटलाइजेशन हो जाएगी। इसी तरह शायद हड़प्पा में भी कुछ हुआ, लेकिन वो मैं अभी बात पूरी कर लेता हूँ फिर इंशाल्लाह आज फाइनल कर लेंगे। एक ऊपर जरा पैराग्राफ और पढ़ लें, पार्ट्स ऑफ एन एसेट, इसी के ऊपर जो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ईच पार्ट ऑफ एन एसेट दैट हैज कॉस्ट that is significant in relation to the total cost of the item must be depreciated separately. This means that cost of asset, ये तो वही शायद बात रिपीट ही हो रही है, this means the cost of an asset might be split into several different assets and each depreciated. ये मैंने जो डिस्पोजल वाली बात की है समझ आ गई? जब 3 साल गुजर जाएंगे मींस लाइफ एंड हो जाएगी किसी एक कंपोनेंट की, तो पुराना जब रिप्लेस करेंगे तो पुराने की डिस्पोजल और फिर उसकी जगह जो नया एसेट आएगा उसकी कैपिटलाइजेशन और फिर उस नए की दोबारा लाइफ काउंट करेंगे और वहां से ऑनवर्ड फिर से डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक हो गया? इसी टेबल के नीचे एक छोटा सा सेंटेंस और देखना, एक एरो सा बना हुआ, डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट ब्रैकेट पढ़ना। ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इस वर्ड को जरा ध्यान में रखना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वैसे तो ये आईए सेट में भी काफी दफा आता रहा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर आपके सामने वर्ड बोला जाए तो आपके जहन में प्रॉफिट एंड लॉस आएगा या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आएगी? रिपेयर एंड मेंटेनेंस की एंट्री बना दो, सुना दो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। और अक्सर हमने क्वेश्चन किया ये सेट में जिसमें ये शायद कैपिटलाइज हुई होती थी और फिर हम इस एरर को ठीक किया करते थे। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम से अगर कोई खर्चा हो तो ये हमेशा कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। चलें, जो कल और आज कुछ बातें हुई हैं इनकी बेस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन करें, पेज नंबर 97 में। कुछ रिवैल्यूएशन याद है? सर जी याद है सर। सरप्लस आ जाए तो क्या एंट्री होती है? लॉस आए तो क्या होती है? वही ना, कह दिए कि वही होती है, वही सुना दीजिएगा। पेज नंबर 97, क्वेश्चन नंबर बताएं, देखिए जरा। नाम उसका स्पुटनिक पे आ जाए। फुल सीरियस हो जाना है, टाइम जो रिमेनिंग रह गया हमारे पास क्लास का, इसमें ये क्वेश्चन आपने करनी कंप्लीट करवाना। सारी रिवैल्यूएशन आ रही है और कुछ नई चीजें साथ आ रही हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट इकट्ठे हो गए, पेज नंबर 97 का। Sputnik Sea Limited runs a cruise business across oceans. Following information in respect of one of the SSL's cruise ship. तो शिप बना लेंगे सर, समंदर में चल रही है तो एक शिप का डाटा दिया जा रहा है, एसेट है। SSL bought a cruise ship on 1st March 18। एक सेकंड की रिक्वायरमेंट में जरा यूनिट्स देखें। प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज
to record the above transaction from the date of acquisition ship to the year ended 31st December 2020 तक जाना date of purchase. The SSL bought a cruise ship on 1st March 18 after completing all the required formalities. The ship was ready to sail on 1st April 2018. अपना अपना सोच रहे हैं फिर इंशाल्लाह वर्किंग करते हैं मिलजुल. Detail regarding components of the ship are as under. शिप के कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है. इंजन, बॉडी, ड्राई डॉकिंग, ओवरहॉलिंग. अब डेफिनेट एग्जाम में अब बहुत ज्यादा हम टेक्निकल लोग तो है नहीं, अगर कोई वर्ड ऐसा खतरनाक आ भी जाए ड्राई डॉकिंग तो सिंपली क्या करना आगे पढ़ के देखते हैं. कॉस्ट दी हुई और यूजर लाइफ दी हुई. इंजन की लाइफ कितने साल दी हुई? साल नहीं दी हुई, 50,000 साल नहीं है मेरे भाइयों, 50,000 घंटे. घंटों में भी लाइफ हो सकती है. बॉडी की 25 साल लाइफ और ड्राई डॉकिंग जो भी चीज है 5 साल लाइफ और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू भी दी हुई. On 1st May 2019, the ship suffered an accident which damaged its body. Repair work took 2 months and costed 26 million. The repair didn't change useful life and residual values of the components. Average monthly sailing of the ship. Sailing of the ship का मतलब चलना. हर महीने ऑन एवरेज शिप कितना चली है ड्यूरिंग लास्ट 3 years 18, 19 और 20. 360 घंटे क्या 2018 में 360 घंटे चली है या ऑन एवरेज हर महीने 2018 में इतने घंटे चली है? ये पढ़ के आराम से तसल्ली से. एवरेज मंथली सेलिंग ऑफ द शिप ड्यूरिंग लास्ट 3 years 2018 360 क्या 360 पूरे साल में 360 या 2018 वाले साल में हर महीने 360. आगे चल पढ़ के देखते हैं. SSL uses revaluation model for subsequent measurement. कौन कौन से मॉडल है? वो मॉडल ही बता दो यार. SSL accounts for evaluation on net replacement value method and transfer the maximum possible amount from surplus to retained earnings on annual basis. The revalued amount of the ship as at 31st December 19 and 20 was determined to be 1400 million and 1000 million respectively. Last sentence underline कर लें. Revalued amounts are apportioned between the components on the basis of their book value. किसे कहते हैं? Before evaluation. क्या इशू है? सेंटेंस अंडरलाइन कर लें, फिर अभी क्वेश्चन करते हैं इंशाल्लाह. बात आपके सामने आ जाएगी. करना है क्या जी? शुरू करें. ये डाटा हमारे सामने, बस आप बिस्मिल्लाह पढ़ो. वर्किंग काफी सारी हो रही है, सीरियस लीजिएगा. ये बिजनेस नेम स्पुतनिक सी. फॉर द ईयर एंडेड, बल्कि कहां से कहां तक आना है? 2018 से. चलिए मैं जैसे जैसे साल आएंगे देखते हैं. जनरल एंट्रीज अगर कभी मांगी हो उसने और जरा याद आ जाए तो एक फॉर्मेट सा बना लिया करें जरा. जनरल का आइडिया है, डेट के लिए जगह रख लें, पर्टिकुलर्स लिख लें या डिस्क्रिप्शन कर लें. आगे बताएं. डेबिट क्रेडिट कॉलम्स अगर याद आ रहे तो थोड़ा सा जरा फॉर्मेट बना लें.
प्लीज सारा डेटा आपके सामने, कंसंट्रेशन रखें, ट्राई किया करें। जी फर्स्ट डेट कहाँ से शुरू करना? एक्विजिशन से 1 मार्च 18, डबल एंट्री क्रूज शिप डेबिट। कंपेयर डिवाइस को रिकॉर्ड नहीं करना, सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए उसे अलग करना है। तो इंशाल्लाह वर्किंग करते हैं। सिंपली क्रूज शिप डेबिट, कैश का बैंक, बताइए नहीं कितने से? क्रूज शिप कितने से डेबिट से? क्रूज शिप में इंजन है या बॉडी भी है? तो 840 प्लस 535 प्लस 60, कैपिटलाइज इकट्ठा ही करेंगे। सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए हमें वर्किंग दोबारा अलग करनी पड़ेगी, तो डेप्रिसिएशन की वर्किंग बाद में करते हैं, ठीक है? तो सिंपली प्लस कर लें, क्या ख्याल है, सही? किन किन को सम कर रहे हैं? जो उसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स को सम कर रहे हैं। 840 प्लस 535 प्लस 60, ये टोटल कितने रुपीज इन मिलियंस हो जाएगा, तो ऊपर लिखा गया। $1435। जी नहीं सर, जान लेने मेरे जहन में से बात आई तो थी, लेकिन मैंने कहा था रहने दे। ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऐड हो गए, ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है। सर जाने दें, उसका तो वाकई है। और एसेट का इसने 3 हिस्सों में जरा ब्रेकअप दे दिए, ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के अप्लाई हो गए, और 3 हिस्से उसने लेदर में जमा करके इकट्ठा कर लिए। पेज नंबर 4 पे जाइएगा सर, प्लीज पेज नंबर 4 पे जाए। इतने सख्त किस्म के काम, और 5500 की फिगर एक आई थी, उसका नीचे एक ब्रेकअप आ गया था। तो ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कौन से होते हैं? इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कैरेज इनवर्ट, तो हमने 840 इंजन में कैरेज इनवर्ट शामिल कर लिए, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस जमा करनी है, डिसमेंटलिंग प्लस हो गई। वो बेटा 3 हिस्सों में दिया हुआ था एसेट, हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है? सर ये 3 एसेट नहीं, एक ही शिप है, ये एक ही शिप एक एसेट है, उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। तो शिप एक एसेट पूरा है, क्योंकि उसकी लाइफ डिफरेंट दी हुई है, इसलिए अलग अलग उसको डेप्रिशिएट बस करें। क्या एक ही शिप है? शिप का नाम क्या है यार? नेक्स्ट डेट बोले, नेक्स्ट डेट 1 अप्रैल पे क्या करना है? 1 अप्रैल पे एंट्री बोले, रेडी डेबिट। मेरे भाइयों नेक्स्ट डेट बोलने का हरगिज़ मतलब नहीं था। ये तो अगर सवाल किसी डॉक्टर के सामने भी होता है, नेक्स्ट डेट उसने भी बोल देनी। नेक्स्ट कौन सी डेट भाईजान जिस पे एंट्री करनी है? 1 अप्रैल को वैसे हुआ क्या? जी नेक्स्ट डेट बोलिएगा, लिख लें। क्या हुआ इस दिन? रिवैल्यूएशन कब हुई है पहली? रिवैल्यूएशन स्टोरी सारी तो 31 दिसंबर 2018, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब जो डेप्रिसिएशन है, ये हम पूरी शिप एज अ होल की कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके हर कंपोनेंट की लाइफ अलग दी हुई। तो देयरफॉर अब इसके लिए आपको मेरा ख्याल है 1.5 पेज तो रखना है कम से कम, एंट्रीज 19-20 तक जानी वर्किंग्स में। बहुत सी फिगर्स आ रही, कैलकुलेशन होनी है, साथ साथ रहेगा, लेकिन जरा काइंडली स्पीड अप होगा।
31 दिसंबर 18 पे खड़े हैं, करवा दीजिएगा जरा, नई चीज है जी। नहीं सर ये अब जो टोटल तो हमने कर दिया था, लेकिन अब उसके कंपोनेंट्स की तरफ आ जाए। इंजन के लिए मेथड कौन सा छोड़ दे लिखना, पहले वर्किंग करवा दूंगा। इंजन के आवर्स में हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, लाइफ आवर्स में दी हुई है। तो अगर आवर्स में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी हो तो कोई फार्मूला से मिलाएंगे। कॉस्ट है 840, रेजिडुअल वैल्यू माइनस होती है, रेजिडुअल वैल्यू हर मेथड में माइनस होती है सवाए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेजिडुअल वैल्यू रेट की कैलकुलेशन में आ जाती है, देयरफॉर फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है विदाउट डिडक्टिंग इन रेजिडुअल वैल्यू, एंड नेक्स्ट ईयर से ऑनवर्ड डब्ल्यूडीवी से रेट मल्टीप्लाई होता है। वरना स्ट्रेट लाइन मेथड हो, सम ऑफ डिजिट्स हो, यूनिट्स मेथड हो, मशीन आवर मेथड हो, इन सब में रेजिडुअल वैल्यू लेस होकर फिर डिवाइड बाय लाइफ हो। ठीक है, अब ये सारे मेथड्स दोबारा सामने आ जाने तो एक अच्छी रिवीजन करना रखेंगे। तो 840 माइनस डिवाइडेड बाय, अब लाइफ ईयर्स में देने की बजाय उसने आवर्स में दी है, यहां तक डिवाइड बाय 50,000 करने से होगा क्या, अभी वर्किंग चाहे ना करें, यहाँ पे होगा क्या ये वर्किंग से मिले 840 माइनस 40 डिवाइड बाय 50,000 करने से आपके पास 1 घंटे की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सर जी ऐसे ही होगा सर। अब हमने ये देखना है कि 2018 वाले साल में ये जो मशीन है, ये जो हमारे इंजन है, सॉरी, ये कितने घंटे इस्तेमाल हुआ है। 360 अब सही नहीं पढ़ रहे, जरा दोबारा करनी पड़े। लिखा हुआ है एवरेज मंथली सेलिंग ड्यूरिंग द 3 इयर्स, ये महीनों की एवरेज दी हुई है इन सालों में। 2018 के सामने लिखा हुआ है 360, एक 360 जो है पूरे साल के घंटे हैं या एवरेज मंथली घंटे ऑफ द ईयर्स है। ऊपर से संडे शुरू करें ना, इस तरह की कोशिश तो करनी चाहिए। एवरेज मंथली सेलिंग ऑफ द शिप ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स, हर साल में ऑन एवरेज हर महीने ये शिप कितने घंटे चलती रही है। तो 360 पूरे साल के घंटे नहीं है, ये मंथली घंटे। तो अब जरा डेटा दोबारा देखें, डेप्रिसिएशन कब से शुरू होनी चाहिए इंजन की, 1 मार्च से या 1 अप्रैल से, 1 मार्च से या 1 अप्रैल से। पढ़ के अवेलेबल फॉर यूज से डेप्रिसिएशन शुरू होती है। तो अवेलेबल फॉर यूज किस डेट से, रेडी फॉर सेलिंग, फॉर्मेलिटीज फाइनल करते करते 1 अप्रैल आ गई। तो 9 मंथ्स की वर्किंग करें या 10 मंथ्स की वर्किंग करें, दोबारा सोच लीजिएगा सब कुछ तसल्ली से जरा। तो क्या किया ये मैंने 840 माइनस 40 डिवाइड बाय 50,000, अब मल्टीप्लाइड बाय क्या होना जी 360, बट मल्टीप्लाइड बाय 9 क्यों कर रहा हूं, व्हाट इज 360, मंथली एवरेज ऑफ 18 और 9 मंथ्स ये इंजन इस्तेमाल हुआ होगा। 360 मल्टीप्लाई 9 बटे ना करो, 360 पर मंथ है और मल्टीप्लाई बाय 9 पूरे साल के फिर मंथ्स आ जाएंगे। पहले तो वर्किंग कंप्लीट करवा दो, अप्रॉक्सीमेटली आंसर बस मिलियंस में आ जाएगा, मिलियंस में वर्किंग करें। 51.84, ये सारी फिगर्स का जरा नाम बोले, व्हाट इज 840, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड आवर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क ड्यूरिंग द ईयर, एक्चुअल आवर्स यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर। देखिए एनी कंफ्यूजन, चले आगे। शेप बॉडी, जैसे बॉडी शेप जी, इसके लिए क्या करें, मेथड कौन सा इसका लिखा तो नहीं हुआ, ये लिखा हुआ नहीं, लिखा हो तो हमेशा कौन सा लेना, बोले फिगर 535 माइनस 35 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय, यहां से क्या होगा, डेप्रिसिएशन पर एनम कैलकुलेट होगी, पर ईयर कैलकुलेट होगी, मल्टीप्लाइड बाय 9 यार 9, अब 9/12 क्यों करवा रहे हैं, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, नीचे 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 12 भी करवा रहे हैं। वहां मंथ्स को पूरे साल, मंथली को एनुअल बना रहे थे, यहाँ एनुअल को मंथ्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 25 करने से, डिवाइड बाय 29 करने से, पर एनम 25 करने से पर एनम पर ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगी, तो 15 पूरा इस 360 रानोस्मान साहब 360 जो है ये मंथली एवरेज दी हुई है, और एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 अप्रैल 18, तो 9 मंथ्स बनते हैं, तो 360 मंथली एवरेज आवर्स ऑफ द शिप, तो मल्टीप्लाइड बाय 9 करके फिर पूरे साल के घंटे आएंगे जितने घंटे ये इंजन इस्तेमाल हुआ, ठीक है। 360 इज द एवरेज मंथली ऑफ द ईयर्स, एंड 9 मंथ्स फर्स्ट ईयर में ये इंजन इस्तेमाल हुआ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर। ओके जी प्लीज, ये लास्ट वन क्या रह गया, ड्राई डॉकिंग, फिगर बोलो, 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय, ये 9/12 कहां से आ गए, 9 मंथ्स कहां से आ गए, अप्रैल टू दिसंबर काउंट किया करें आप लोग, 9 टोटल करना, $75.84, व्हाट इज दिस फिगर, हाँ ये टोटल डेप्रिसिएशन आ गई, टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द क्रूज शिप, डबल एंट्री बोलेंगे, तो मींस से एवरी अदर थिंग रिमेन सेम एक्सेप्ट दैट अगर एक एसेट के एक से ज्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट्स हैं उनकी लाइफ अलग है, तो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन आप उनको अलग-अलग करेंगे, वरना वंस अगेन 75.84 के बाद एंट्री कर देंगे, तो करें जी, खुद से करना जरा, बाकी कुछ लोग नोट कर रहे हैं जी। ओके जी प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये मिस्टर आसिफ क्या नहीं मिल रहा, मिल गया सर जी, उसी लाइफ उसकी आवर्स में उसी की है, बाकियों के तो बाकियों की घंटों में लाइफ है, ये ईयर्स में लाइफ है, वो ईयर्स में, तो वहां महीने गिनने हमने, घंटे वहीं गिनेंगे ना जहाँ घंटे हैं यार, कमाल हो गई, क्या डिवाइड बाय 25 करके मल्टीप्लाइड बाय घंटे कर दें, पर एनम डेप्रिसिएशन है तो अकॉर्डिंगली 9 मंथ्स में कैलकुलेट करना, पर आवर डेप्रिसिएशन है तो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स करना, ठीक है। पर यूनिट अगर होता, यूनिट्स की बेस पे होती तो पर यूनिट डेप्रिसिएशन निकालना है, फिर मल्टीप्लाई कैसे करते, नंबर ऑफ यूनिट्स, आवर्स की बजाय यूनिट्स होते, ये व्हाट इज फाइनली अमाउंट सर, ये मिस्टर मंजूर साहब कुछ कह नहीं सकते, 75.84, ये बीच में आप रिवैल्यूएशन मिक्स होने लगी है तो गलत तरफ पेंडिंग नहीं जाना, बताएं नेक्स्ट डेट, बल्कि रिमेनिंग लाइफ तो गिने यार, और हर साल के एंड में रिमेनिंग लाइफ गिन के चलना होता है, रिमेनिंग लाइफ कब गिनते हैं, सब कुछ ध्यान में रखें, और चीजें भी आ रही हैं जी। नेक्स्ट डेट बोले 31 दिसंबर, डेटा स्कैटर्ड है, जरा ढूंढने एक बीच में और चीज भी, 1 मई पे रुकना पड़ना कहीं, 1 मई को क्या हुआ, रिपेयर की एंट्री लिखना, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट एंड कैश पेबल क्रेडिट, कैश बैंक क्रेडिट, कितने से, ये 26 मिलियन कहाँ जाता नजर आ रहा है, एक्सपेंसेस मींस प्रॉफिट एंड लॉस, कैश बैंक क्रेडिट मींस ये 26 जो एसेट की कॉस्ट में चला गया, ये कहाँ गया, नेक्स्ट डेट बोले 31 दिसंबर 19,
ये बिल्कुल ठीक है, रिवॉल्यूशन हो रही है, लेकिन पहले क्या करें, तरतीब बना दें। डेप्रिसिएशन होगी, फिर रिमिनेशन एंड इवैल्यूएशन की तरफ जाएंगे। सर जी बैक खोल लें सर, वेलकम टू क्लास, खोल लें पेज नंबर 97। साइलेंट ऑब्जर्वर मुमकिन नहीं, साथ वाले भाई से शेयर कर लें। 31 दिसंबर की डेप्रिसिएशन की तरफ आएंगे। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कुछ वर्किंग यहाँ आनी काफी सारी, फुली पार्टिसिपेट होना चाहिए। जी 31 दिसंबर 2019 की डेप्रिसिएशन की वर्किंग में कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं इस साल, ध्यान से देखें। ये बिल्कुल ठीक है, करवा देंगे तो सबसे अच्छा है। ढूंढने पहले चीजें, इंजन की तरफ आए, इंजन की फिगर्स बोलें। 840 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय, जरा आपके पास 30 सेकंड में सोच के बताएं। 30 सेकंड में गिन रहा हूँ, जल्दी मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था सोच के 30 सेकंड में गिनता हूँ। आपके ख्याल में 30 सेकंड फौरन गुजर जाते हैं, लेकिन हम कौन से अगर मोबाइल देख रहे हैं जो फौरन गुजर जाएंगे? 30 सेकंड में गुजरेंगे। तसल्ली से देखें, एक मसला भी जी देखिए 480 बटा ठीक है, लेकिन 1 सेकंड मंथली है तो मल्टीप्लाई 12 होगा, और 12 रिपेयर वाले पैराग्राफ में जाए। 2 महीने तो शायद रिपेयर होती रही है, इट टुक्स रिपेयर, तो 2 महीने तो रिपेयर में जाए हुए। अच्छा ये मल्टीप्लाई वैसे करना किससे होता है? नहीं मंथ्स नहीं है, नहीं वो नहीं, वो तो बहस लाता है। ये मतलब डिवाइड बाय 50,000 किया तो पर डेप्रिसिएशन आ गई। मल्टीप्लाई किससे? जितने घंटे एक्चुअली यूज हुआ है, ये डिवाइड बाय टोटल 50,000 है, जितने घंटे एक्सपेक्टेड है कि एसेट इस्तेमाल होगा। यहाँ से आ जाएगी डेप्रिसिएशन पर 1 आवर, और मल्टीप्लाइड बाय जो एक्चुअली इस्तेमाल हुए घंटे, उसको हमने अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करना है। इन अदर वर्ड्स हर साल की डेप्रिसिएशन डिफरेंट हो सकती है। यहाँ 360 और 480 वाले एसेट्स देखें। व्हाट इज 360, व्हाट इज 480? ये डिफरेंट मंथ्स में, डिफरेंट साल के डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट एसेट यूज हुआ हुआ, तो अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन विल बी डिफरेंट। लेकिन 480 वाज मंथली एवरेज, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 क्यों नहीं? 12 में 2 महीने भी आ रहे हैं शायद जिनमें रिपेयर होती रही है, तो रिपेयर की वजह से बॉडी डैमेज थी, तो रिपेयर वाले महीने कंसिडर कर लें। ठीक है, वैसे कंसिडर करके माइनस करें। मुझे बता दें फाइनली कैसे लिखें? 480 मल्टीप्लाइड बाय 10। यार ये तो आइडल एसेट भी डेप्रिशिएट होता है। अगर एसेट आइडल रहे तब भी डेप्रिशिएट होता है, अनलेस कौन से मेथड हो जाए, मशीन आर या यूनिट्स मेथड हो जाए। ये पेज नंबर 2 ढूंढना जरा। अब वक्त आ गया कि ये चीजें सही वक्त पे क्लिक करें ध्यान में। पेज नंबर 2 में कल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड 3-4 पॉइंट्स पढ़े थे, दरमियान से ऊपर जरा तीनों पॉइंट्स जल्दी से देख के बोल दें। Depreciation begins when the asset is available for use, Mr. Manzoor. Depreciation ceases when the asset is derecognized, means dispose of हो जाए या खत्म हो जाए, and the depreciation shall not cease when the asset is temporary idle, unless टेन किस तरह करें? तो 10 लिखा ना हमने, अगर 10 के साथ भी ब्रैकेट में 12 माइनस 2 करके लिखना है, ताकि बाद में रिवाइज हो जाए कि 10 में से 10 तक कैसे पहुंचे। 12 के 12 महीने माइनस 2 के मई जून के 2 महीने। आंसर बताइए। 76.8। अब अभी आप जो पढ़ के आए हैं उसको जरा मुझे सही अप्लाई करवा दें टिप बॉडी पे। यहां भी रुक गए, बॉडी की फिगर ढूंढे। 535 माइनस 35 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 12। अब जाने दें उसा यार खुदा का नाम है।
और 10 मंथ्स 2 महीने तो रिपेयर होती रहेगी। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन रिमेन्स एज इट इज, डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहेगी। ठीक है, ऊपर 10 क्यों है, यहाँ पूरे महीने क्यों होंगे, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की वजह से। ठीक हो गया, करें कंप्लीट कर पाए, ड्राई डॉकिंग भी कंप्लीट करें कंप्लीट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है। पिछले साल में 9 मंथ्स लिए आप लोगों ने, अवेलेबल फॉर यूज ही 1 अप्रैल 12 टोटल करें 108.8 एंट्री लिखें। चीजें सर जी आपके सामने है, हर क्वेश्चन एक चैलेंज है और आप लोगों ने चैलेंज का सलूशन ये निकाला हुआ है, छुट्टियां कब से होंगी। तो आपके जहन में इस वक्त एक ही सवाल है और इंशाल्लाह वो सवाल आपके जहन में ही रहना है, क्योंकि जवाब हर बंदे ने अपना अपना ढूंढा हुआ है, बस वो चाहते ही हैं कि गेम मेरी तरफ आ जाए। अब मैं कॉलेज वाले मानते ही नहीं है, उन्होंने छुट्टियां देके भेज दी है। डेप्रिसिएशन की अमाउंट बताएं, 108.8 जी सर, गेम ऑन। डेट, एक बेहतरीन रिवीजन आने लगी है रिवैल्यूएशन की with this changing circumstances in these changing circumstances। पहली डबल एंट्री कर दें जरा, accumulated appreciation debit, cruise ship credit, अमाउंट ढूंढ के बताएं कितने सी एंट्री होती है, जितनी एक्यूमुलेट हुई होगी फिगर ढूंढ दे जरा। 75.84 and plus 108.8 184.64। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सब साथ हैं, वर्किंग्स की तरफ आए, डेट बोलने 31 दिसंबर 19 पे क्या करने लगे हैं। मेरी तो सजेशन ये है कि इस अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट समझ के हिम्मत कर लें, क्या ख्याल है, दिन रात एक कर दें। सॉरी मैंने बीच में दोपहर नहीं की, मैं वो बोल देता हूँ, आपके जहन में आ रहा होगा दोपहर क्यों ना एक कर दें, पूरा दिन ही एक कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन कैसे करते हैं यार, कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करवाएं और गेम फुल ऑन होने लगी है। कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करवाएं, फिगर्स ढूंढना शुरू करें। 1435 माइनस 184.64, कैलकुलेटर पे आंसर आया 1250.36। जी बिल्कुल सही है सर, शुक्र है मेरी आवाज कहीं पहुंची है। भाई ने कहा लास्ट अटेम्प्ट ही है सर इंशाल्लाह, और साथ सीएमए की भी, वहां भी करते हैं बात। ये कौन है, आप सबके दिल की आवाज आई है, आपके दिल की आवाज आप बता नहीं सके, एक भाई ने टाइप करके बताइए। कैरिंग अमाउंट इज कंपेयर्ड विद फेयर वैल्यू, जी फेयर वैल्यू ढूंढे 1400, डिफरेंस लें 149. वाई सरप्लस जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, डबल एंट्री बोले
ये लिखे इधर, एंट्री लिखे, डबल एंट्री लिखे। क्रोज शिप डेबिट जी, नोट कर ली वर्किंग जी मंजूर साहब? टू मच पीछे यार, बहुत पीछे, बस थोड़ा सा ही है, 5 मिनट पीछे है। क्रोज शिप डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। जी अमाउंट आ गई हमारे पास 149 पॉइंट। इस एंट्री से हमारी जो क्रूज शिप है फाइनली 1400 मिलियन रुपीस पे आ जाएगी। जी बिल्कुल सही वर्ड्स आ गए। वापस वर्किंग में, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इसी दिन काउंट होती है, इस दिन काउंट होती है। डेप्रिसिएशन तो ऑब्वियसली इस साल से अब फेयर वैल्यू पे चार्ज होगी, नेक्स्ट ईयर से ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन है। सरप्लस भी आया हुआ, ये ट्रांसफर भी ईयर वाइज होगा, लेकिन यहाँ क्या गिन के आगे चले, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। जी क्रूज शिप की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ होता है। प्रॉब्लम्स शदीद आ रही हैं। क्रूज शिप की अब टोटल कंबाइंड लाइफ हमारे पास नहीं है, उसके कंपोनेंट्स की लाइफ बिल्कुल वैसे ही। तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अब किसकी? इंजन की। इंजन की तरफ आए जरा। अच्छा फिगर्स काफी सारी होने लगी हैं, सही इन्वॉल्व। इंजन की यूजफुल लाइफ रिमेनिंग टोटल कितनी थी? टोटल कितनी थी यार? 50,000 टोटल थी, तो 50,000 आवर्स टोटल थी। अब जरा कहीं से ढूंढे कितने कितने आवर्स इस्तेमाल हो गया है ये इंजन। फर्स्ट ईयर में जाए 360 इंटू 9, डेफिनेटली आपने हो सकता है वर्किंग की हो 3240 आवर्स, और माइनस 2019 में 480 इंटू 10। नहीं मतलब समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ? रिमेनिंग लाइफ कैसे काउंट होती है? टोटल में से जितना गुजर गया वो से माइनस कर दें, तो टोटल घंटों में से जितने घंटे इस्तेमाल कर लिए हैं उनको माइनस कर दें, रिमेनिंग आवर्स आपके सामने आ जाएंगे। 360 इंटू 9 3240 आपने कैलकुलेट किया होगा, और 480 इंटू 10 4800 आवर्स आपने अगर सॉल्व किया हुआ तो वो लिखो, मैं उसकी वर्किंग लिखता हूँ। रिमेनिंग आवर्स बता दें मुझे। 41960 आवर्स रह गए हैं किस दिन? एनी कंफ्यूजन? कि कहां से फिगर्स आ रही है ब्रैकेट में 30 इंटू 9 एंड 360 इंटू 9 480 इंटू 10? पिछले सालों में डेप्रिसिएशन है यार इनकी बेस। जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स क्लियर हो गए? जी शेप बॉडी ये बताया तो फिर मजा आया, क्योंकि अब हो तो अब घर बड़े गए, कितने साल गुजरे हुए हैं? 9 मंथ्स एंड 1 ईयर। तो 9 मंथ्स एंड 1 ईयर का मीनिंग कितने साल, कितने साल? काफी दफा बात हुई है 1.9 ईयर्स। तो यार 9 महीने ना, तो 1 ईयर एंड 9.9, 9 मंथ्स मींस 9 मंथ्स मींस कितना साल? कैसे कैसे? 9 डिवाइड बाय 12 करें जरा कैलकुलेटर पे। 12 महीनों में से 9 मंथ्स गुजरने का मतलब 0.75 ईयर गुजरे हैं, तो एक पूरा गुजरा है, एक 9 मंथ्स मींस, पहला वाला 9 मंथ्स मींस, बताएं कैसे वर्किंग करें? 25 माइनस 1.75 हो जाएगा यार, 1 ईयर 9 मंथ्स।
0.75 कैसे बन रहा है? किया करें यार, करके देखेंगे तो होगा। 23.25। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर ली। एंड सिमिलरली ड्राई डॉकिंग उसका भी इसी तरह ही हो जाएगा 5 में से, लेकिन उसके 5 ईयर से तो -1.75। द रिमेनिंग लाइफ ऑफ ड्राई डॉकिंग इज 3.25। लेकिन साथ मेंशन कर लें 41,960 आवर्स है एंड बाकी दोनों ईयर्स। व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट रिमेनिंग लाइफ अगर करनी पड़ जाए? टोटल ले लें और इसमें से जो टाइम पीरियड गुजर गया है, आवर्स में गुजरा है तो आवर्स माइनस करते हैं, और अगर ईयर्स में गुजरा तो ईयर्स माइनस करते हैं। डन है प्लीज जी। नेक्स्ट डेट बनी जाए वापस, फुल हिम्मत करते हैं जरा जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, एनी कंफ्यूजन एनीवे? जी नेक्स्ट डेट देखिए 31 दिसंबर 2020, डबल एंट्री, depreciation debit, accumulated depreciation credit। इकट्ठे हाँ, ये वर्किंग रिमेनिंग लाइफ आई भी है, फेयर वैल्यू भी मौजूद है, तो फेयर वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन की वर्किंग करो। 1400 फेयर वैल्यू अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू अवेलेबल है। अब प्रॉब्लम क्या है इस वक्त? प्रॉब्लम अब क्या है? अब 1400 का सेंटेंस पढ़े, किसकी फेयर वैल्यू? क्रूज शिप की दी हुई है, तो 1400 डिवाइड बाय घंटे करें या साल करें? प्लस कर लेते हैं। अब क्या करना पड़ना? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब 1400 जो फेयर वैल्यू थी, इसे इंजन में, बॉडी में और ड्राई डॉकिंग में स्प्लिट करना पड़ना है, और देन इंजन फेयर वैल्यू डिवाइड बाय इंजन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, बॉडीज फेयर वैल्यू डिवाइड बाय बॉडीज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, एंड ड्राई डॉकिंग फेयर वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द ड्राई डॉकिंग। तो अब हमें क्या करना पड़ रहा है? एक हेडिंग बनाएं जरा, एक हेडिंग बनाएं, ब्रेकअप ऑफ क्रूज शिप फेयर वैल्यू, क्रूज शिप्स फेयर वैल्यू into its parts। समझ आ रहा? क्यों करना पड़ रहा है यार? नहीं अलग अलग कोई नहीं थी, मतलब ये कोई जवाब नहीं है, ऐसे जान थोड़ा रही है यार। सही पूरी बात क्या है? हर पार्ट की लाइफ डिफरेंट है, तो पूरी फेयर वैल्यू इकट्ठी डिवाइड हो ही नहीं सकती। वी हैव टू सेग्रीगेट इट इनटू इट्स पार्ट्स, इंजन, बॉडी एंड ड्राई डॉकिंग। लेकिन किसको? फिगर बता दें कौन सी फिगर है? 1400 ने अब सेपरेट होना, कैसे सेपरेट होना है? अब इसके लिए एग्जामिनर ने बताया हुआ है, लास्ट सेंटेंस मैंने एक अंडरलाइन करवाया था, जहां भी ये छोड़ दें कोई नहीं, बाद में देखे हेडिंग्स लिख लीजिएगा। एक लास्ट सेंटेंस जरा हजम कर लेना, मुझे एक वर्किंग अपने बनवानी है, काम जरा सीरियस हो जाना, फिगर्स काफी सारी हो जाएंगी। सेंटेंस है कि आखिरी पढ़े जरा, रिवैल्यूड अमाउंट्स आर अपोर्शन का मतलब डिवाइडेड, अलग-अलग होनी है, बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिफोर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन से पहले इन कंपोनेंट्स की जो बुक वैल्यू थी उसको बेस बना के आपने फेयर वैल्यू को अपोर्शन करना है, मींस डिवाइड करना है। प्लीज सेंटेंस दोबारा पढ़ें और कोई ट्रांसलेशन अच्छी सी करें। किसको बेस बना के क्या करना है? रिवैल्यूएशन से पहले जो बुक वैल्यू थी, मींस डब्ल्यूडीवी थी, उनको बेस बना के रिवैल्यूड अमाउंट को कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। तो कैसे कर सकते हैं? पिछले वर्किंग्स में जाए, फिगर्स अवेलेबल है हमारे पास, ऐसे परेशान नहीं होइए। कंपोनेंट्स की आपको अलग अलग कॉस्ट पता? हिम्मत कर दे, हिम्मत।
कितनी कितनी? अब 2018 में भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी और 19 में भी, ठीक है। रिवैल्यूएशन से पहले 2 साल गुजरे थे, 18, 19। इनके हमारे पास अलग अलग क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिल जाएंगे, हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएंगे। एक सेकंड वैसे वर्किंग करके देखें, कैलकुलेटर आपका पकड़ो। 840 लिखे, क्या लिखवाई है मैंने? कॉस्ट लिखवाई है मैंने, माइनस इंजन की वर्किंग करें। 18 की डेप्रिसिएशन इंजन की क्या थी? 51.84 और 76.8। अगर 840 में से पिछले 2 सालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए इंजन की फेयर वैल्यू से पहले, तो हमारे पास बुक वैल्यू बिफोर रिवैल्यूएशन आ जाएगी इंजन की। अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा हमारे पास 711.36। एंड सिमिलरली हमारे पास बॉडी की और ड्राई डॉकिंग की भी WDVs आ जाएंगी बिफोर रिवैल्यूएशन। और एक वर्किंग लिखना जरा, बाकी चीजें बाद में देखते हैं। एक टेबल सा बना ले, बाद में रिवाइज करना जरा आसान हो जाएगा। 3 कंपोनेंट्स के नाम लिखें, इंजन, बॉडी, ड्राई डॉकिंग। बुक वैल्यूज बिफोर रिवैल्यूएशन। एक एक लाइन जरा रख लीजिएगा, मुझे कर लेना दिया करें यार थोड़ा सा, अकॉर्डिंगली फिर आप साफ सुथरा कर लेना। इंजन की वर्किंग करवाएंगे, ये फिगर बोली थी, दोबारा बोल दें। 840 माइनस 51.84 माइनस 76.8, 711.36। कंप्लीट करें तो ये कॉलम, बॉडी एंड ड्राई डॉकिंग भी करें। जी 500 शायद एंड 39 करें जी पूरा। जी वो बेटा आपकी चॉइस है, अगर मैं ना बताया तो तुम कॉस्ट की बेस पे भी कर सकते हो। जब सेंटेंस जरा दोबारा पढ़ेंगे, अगर यहां तक आ गया। अब ये क्या आ गया हमारे सामने? बिफोर इवैल्यूएशन बुक वैल्यूज आ गई। अब इनकी बेस पे क्या करना है, कितने रुपए को एलोकेट करना है, कैसे करेंगे? इसका सम करें बुक वैल्यूज का, 1250.36। अच्छा ये वही फिगर जरा ढूंढे कहीं है ये सिंपली हमने किसका ब्रेकअप ही किया, कैरिंग अमाउंट ही का ब्रेकअप किया, तो ये वही कैरिंग अमाउंट है। तो अब इसकी बेस पे क्या करना है, 1400 रुपीज में एलोकेट होना है, तो एलोकेशन ऑफ फेयर वैल्यू। एलोकेशन ऑफ फेयर वैल्यू कैसे करेंगे बताइए, तो एक बोलना जरा। बन सकती है परसेंटेज अपॉर्चनमेंट 711.36 डिवाइडेड बाय 1250.36। इससे क्या होगा, ये जो हम कर रहे हैं इससे एक परसेंटेज बन रही है कि इंजन की परसेंटेज टोटल में कितनी थी, और फिर उसी परसेंटेज से फेयर वैल्यू उसमें एलोकेट हो जाएगी। तो एक आध वर्किंग जरूर लिख लीजिएगा। एनी कंफ्यूजन? एलोकेशन
इंजन WDV डिवाइड बाय टोटल WDV इनटू फेयर वैल्यू। कंप्लीट करें, फिगर्स पूरी करना। सिमिलरली बाकी भी ऐसे ही हो रहा है। सीए स्टार्ट कर लेना तो कोई इशू नहीं है। लोग समझा भी रहे हो तो आप सिंपली उन्हें कह देते हैं कि यार मैं पढ़ने वाला हूँ भाई, तुम किन चक्करों में डाल रहा हूँ, मुझे अपने जैसा मत समझो, कोई मुश्किल नहीं है। बंदा कह तो देता है लेकिन उसके बाद फिर परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है, और उसका तरीका फिर ही होता है कि बंदा छुट्टियां शुरू कर दे। आंसर बताइए। मायूसी की इंतहा कर दें। बोला ही नहीं जा रहा, बोला ही नहीं जा रहा, बोला ही नहीं जा रहा। मैं कभी नहीं बोलूंगा, जो मर्जी हो जाए। 796.5 796.49 यार, क्यों गलत करवाना सवाल 50 करके। 559.84 ये क्या आ रहा है? फेयर वैल्यू के ब्रेकअप्स आ रहे हैं, इसकी क्या जरूरत थी? रीजन 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 डेप्रिसिएशन में हर कंपोनेंट की बेस अलग थी, ठीक है। आई होप के समझ के कर रहे हैं जो कर रहे हैं। जी ओके जी प्लीज, अब करेंगे वर्किंग हो जाएगी डेप्रिसिएशन। अब हर कंपोनेंट की रिस्पेक्टिव फेयर वैल्यू आ गई हुई है, उस रिस्पेक्टिव फेयर वैल्यू को उस टाइप की बेस पे डेप्रिशिएट करने की कोशिश करें। ट्राई 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 प्लीज। जी सर, क्या आंसर आ रहा है आपका? 796 पॉइंट। दोबारा कैलकुलेटर पे 0 करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोबारा कहें और वर्किंग दोबारा कर लें। कर लेने कर लेने कर लेने। बता दें जो सही आ रही है। सर जहां जहां मेरी फिगर गलत है मुझे सही करवा दो। नहीं काइंडली मुझे बता दें जो आ रहा है। पहली फिगर ठीक है, दूसरी बता दें, बता दें जो आ रहा है। खुदा का नाम नहीं है, अभी से फिगर नजर आना बंद हो गई है सर। ये तो वाकई हम सबने लास्ट अटेम्प्ट समझ ली और सरेंडर कर दिए। जब अटेम्प्ट ही लास्ट है और मैं पढ़ तो रहा नहीं, तो देख ही जाएगी। क्रिकेट खेलते हैं या कोई और गेम शुरू की हुई? जी सर, ये जो जादू की है इसका क्या नाम है? अब क्या होने लगा? अब किस चीज का जादू करने लगे हम? जी मौलाना, इंजन की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूं, फिगर बताएं। फिगर बोल देना यार, कमाल है। फेयर वैल्यू मतलब कमाल होगी, फेयर वैल्यू ले लें। 1400 बता दें, फेयर वैल्यू ले लें। जी सॉरी जी, ईयर एंड है 2020 की। 21 साल की अब डेप्रिसिएशन आ रही थी। 20 की 19 की 20 ही लिखिएगा, जिन लोगों ने मेरे साथ देख के लिख लिया। जी मौलाना, इंजन कितनी फेयर वैल्यू इसकी? 790। स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप। 796.49 डिवाइडेड बाय ढूंढे जी, डिवाइडेड बाय, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सॉरी एक चीज मिस कर दी हमने, -40 क्यों? अनचेंज अनचेंज रेसिडुअल वैल्यू एज इट इज। कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू या फेयर वैल्यू माइनस रेसिडुअल वैल्यू।
डिवाइडेड बाय 41960। हिम्मत हिम्मत जवानो हिम्मत। 41960 मल्टीप्लाइड बाय फाइनल करते जरा यार। कैसे कैसे 600 मल्टीप्लाइड बाय अब 12 कहां से आ गए तो 12/12 ये 12 से तरफ क्यों हो रही है मंथली को पर एनम बनाने के लिए। अब इस साल तो नहीं को महीनों का मसला रहा ये 129.8 ये 40 ढूंढ लिया सबने। ये -40 कहां से आ गया बीच में रेजिडुअल वैल्यू अनचेंज अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो। कंप्लीट करेंगे बॉडी डॉक्यूमेंट फिगर ठीक होगी आपकी। 8-1 है तो 8-1 बता दें यार कमाल होगी 8-1 नहीं आना अगर आना तो बता दें नहीं बताएंगे तो मैं तो गलत ही लिखूंगा मेरा काम ही गलत लिखना जो आना है वो बताना नहीं है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके होगी फिगर्स ये आपकी फिगर्स ठीक होगी नहीं ऊपर जो आप कह रहे थे सही नहीं आ रही नहीं ठीक हो गया 559.84 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 23.25 ये कहां से चीजें आ रही हैं रिमेनिंग लाइफ इज इक्वल टू पूरा साल ही चलेगा 22.57 ड्राई डॉकिंग माय डियर 43.64 43.64 है 367 है तो सही करवाएंगे तो फिर ही होना 43.67 minus 0 divided by 3.25 is equal to 13.44 स्पीड अप हो रहे हैं बच्चे बोर हो रहे हैं कि ये कोई वर्किंग है जो हजरात मेरी फिगर देख देख के लिखी जा रहे हैं मैंने कुछ चेंजेस की हुई हैं आपको पता भी नहीं चलना कैसे चेंज हुई हुई 6-7 ठीक हो गया ये टोटल बताइए व्हाट इज 165.82 फाइनल करें आपके सामने बड़ा क्वेश्चन अकेले होंगे एग्जाम हॉल में आप अकेले होंगे जिस तरह टसुकी फाइनल हुआ है हड़प्पा कहां तक पहुंचा वो व्हीकल आप फाइनल कर लीजिएगा व्हीकल का जो पॉइंट था मेरा ख्याल हो जाएगा जो आज डिस्कस हुआ ये कल अब आपने मुझे सेपरेट पेज पे देना है सॉल्व करके ये हड़प्पा ही देना है यार टसुकी तो दे दिया अब आप लोगों ने जी डबल एंट्री लिखा जी डेप्रिसिएशन की डेप्रिसिएशन डेबिट स्पीड अप होने पे 2 एंट्रीज रहती हैं अमाउंट बताइए 165 बिल्कुल ठीक है 165.82 एनी कंफ्यूजन फाइनली एनी कंफ्यूजन एनीवेयर ओके सर नेक्स्ट डेट बताएं और सोच के बताएं क्या करना है सर जी मुबीनी ऑनलाइन वालों को जरा मैसेज सेंड करना है एक असाइनमेंट सेंड करना जी अभी आपके साथ नंबर शेयर हो रहा है नंबर शेयर कर रहा हूं आपसे जी सर एक सरप्लस ट्रांसफर की गेम होनी है सर उसकी क्या वजह है कितना सरप्लस आया हुआ 149.64 उसे भी करें ट्रांसफर हाँ जी जिस बेस पे डेप्रिसिएशन है उसी बेस पे सरप्लस ट्रांसफर है ये सबको कर दें मैसेज सबको सेंड कर दें जी जिस बेस पे डेप्रिसिएशन है उसी बेस पे ट्रांसफर है जी तो 149.64 सरप्लस था बेस बताएं नहीं वंस अगेन प्रॉब्लम के नहीं वंस अगेन नहीं अब एलोकेशन की जरूरत नहीं है बट व्हाट इज द प्रॉब्लम वंस अगेन सरप्लस इकट्ठा है अलग-अलग करना पड़ेगा लेकिन बेटा एलोकेशन की जरूरत नहीं जो भी आपने टेबल बनाया था एक सेकंड देखें गौर से ये जो आपने टेबल बनाया किस चीज का टेबल बनाया है
आपने WDVs लिखी हैं बिफोर इवैल्यूएशन और आपने फेयर वैल्यू सामने लिखनी है ऑन द डेट ऑफ इवैल्यूएशन। तो जरा गौर से देखें कि इन्हीं फिगर्स में डिफरेंस सरप्लस नहीं है। अभी सरप्लस आया कैसे था पहले, थोड़ी देर पहले जरा ढूंढे कोई सरप्लस की वर्किंग। 149 कैसे आया था? ढूंढे नहीं, फिगर्स ढूंढे ना, फिगर्स ढूंढे, फिगर्स ढूंढे, फिगर्स। ये टोटल्स की बेस पे आया हुआ है 1250.36 और 1400 को आपने कंपेयर किया था, तो उससे तो टोटल सरप्लस आ गया था। अब अगर मैं सरप्लस का ब्रेकअप चाहिए तो क्या कर सकते हैं, जरा इंजन की फिगर देखें। इंजन का सरप्लस आ जाएगा यहाँ से, कैसे? बॉडी का, ड्राई डॉकिंग का। अब ये कैरिंग अमाउंट्स ही है ना, सब सेपरेट ही है, तो कैरिंग अमाउंट्स और सरप्लस और फेयर वैल्यू का सॉरी डिफरेंस लेना। सोचा जरा इस टेबल में से वर्किंग हो रही है तो बनाए एक और। अभी क्या करने लगे हैं और क्यों करने लगे हैं? नहीं, क्या करने लगे हैं? कंपोनेंट्स का सरप्लस अलग-अलग करने लगे हैं। अलग-अलग सरप्लस क्यों करने लगे? क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी लाइफ पे रिस्पेक्टिवली ट्रांसफर होना है, तो उनकी सबकी लाइफ अलग है, इसलिए फिर ट्रांसफर के लिए भी हमें बेस अलग रखनी पड़ेगी। तो आज एक और वर्किंग लिखें, हेडिंग बनवा दें इस वर्किंग की। नहीं, ट्रांसफर ऑफ, चलें ठीक है, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस के बाद फिर एक और हेडिंग बनवाएं, या हेडिंग चले रहने तो वर्किंग करें। ट्रांसफर ऑफ सरप्लस के लिए अब हमें चाहिए क्या? रिवैल्यूएशन सरप्लस का ब्रेकअप चाहिए बिटवीन द कंपोनेंट्स। इंजन, चलिए ये वाइंड अप करें। इंजन, बॉडी एंड ड्राई डॉकिंग्स। ये कर लें जी वर्किंग प्लीज। आई मस्ट अज्यूम आप कर सकते हैं। फिगर्स का डिफरेंस ले रहा हूं आपके सामने, फिगर्स का डिफरेंस लेना चाह रहा हूं। 796.49 माइनस 711.36, इंजन से रिलेटेड सरप्लस हो जाएगा 85.13 जी। वर्किंग करने कंप्लीट। सिमिलरली 559, किस टेबल से फिगर उठा रहा हूं? ये जो अभी हमने एलोकेशन वाला टेबल बनाया, 59.84 is a surplus relating to the body and 43.67 minus 39, ये 67 कर लीजिए, जरा कर लीजिएगा 4.67। टोटल करके देख लें, टोटल शायद वही है, टोटल सरप्लस वही है 149.64। इस ब्रेकअप की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि हर कंपोनेंट की बेस ऑफ ट्रांसफर डिफरेंट हो जाएगी। करें जी नेक्स्ट स्टेप। एट्टी 85.13 ये डिसीजन लेनी, जिस बेस पे डेप्रिसिएशन है उसी बेस पे जरा अप्लाई करके देखें ट्रांसफर। एक मिनट बाकी को कर ली, एक मिनट करने दो जी। ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे हैं यहाँ पे जी। मिस्टर मंजूर, जहां तक मेरा है वहां तक आपका भी हो गया। स्लैश आपने भी 3 लगा लिए या स्लैश अभी रहते हैं? मैं डिवाइडेड बाय का साइन बनाता हूँ, आप भी साइन बनाते हैं। मैं स्लैश करके डिवाइड करता हूँ, आप भी वैसे ही करते हैं। ठीक है, फिगर तो लिखो। डिवाइडेड बाय इंजन, डिवाइडेड बाय भाईजान 41960 मल्टीप्लाइड बाय 600 इंटू 12। सोच लें, समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ये सरप्लस में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं होनी, -40 तो एसेट में से होनी ना डेप्रिसिएशन के लिए। इंजन बॉडी आ गया 23.25 एंड 3.25, इनकी तो पूरे साल की ट्रांसफर है।
14.61, 2.57, 1.44. टोटल ट्रांसफर 18.62. किसको किस पे डिवाइड कर रहा हूं? ये मेरा सवाल जो 5 मिनट पहले हुआ था वो अब आप तक आया है। फेयर वैल्यू को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर, वो कर लिया है। अब किसको किस पे किया है? सरप्लस को ट्रांसफर करने के लिए सरप्लस का ब्रेकअप हुआ है और अकॉर्डिंगली फिर जिस बेस पर डेप्रिसिएशन है उसी बेस पर ट्रांसफर। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज ये एंट्री करें सर। और नेक्स्ट स्टेप बताएं। अभी गेम ऑन है, गेम ऑन, गेम ऑन। ये 31 दिसंबर ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक होगी? पहले बताइए मतलब आवाज ठीक है? आप लोग इकट्ठे हो गए हैं 18.62 तक। ये एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एलिमिनेट करेंगे 31 दिसंबर 2020। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, क्रूज शिप क्रेडिट कितने से? एक ही साल के फर्दर है 165.82। अब क्या रह गया? अब रिवैल्यूएशन रह गई है, चेक करना है सरप्लस है या लॉस है। गेम फिर ऑन है, आ जाए वर्किंग की तरफ आ जाए। इकट्ठे हो प्लीज, इंडिविजुअल वर्किंग करें जरा, इंडिविजुअल वर्किंग करें। और मेरा ख्याल है आपको एंट्री भी करनी चाहिए उसकी। कंपेयर द फेयर वैल्यू विद द कैरिंग अमाउंट। 31 दिसंबर, हाँ जी बेटा लॉस तो है लेकिन सरप्लस के बाद लॉस है। ये कैरिंग अमाउंट कैसे बनेगी? 1400 माइनस 165.82 is equal to 1234.18। फेयर वैल्यू लगाएं, क्वेश्चन में गिवन है 1000, डिफरेंस लें 234.18। रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री खुद से काइंडली ट्राई करें, आसान है। ये सरप्लस के बाद लॉस आ रहा है, रिवर्सल ऑफ लॉस नहीं है। ये एंट्री बनाएं, क्रूज शिप क्रेडिट हो जाएगी, बाकी ढूंढे कितना सरप्लस पड़ा। इजी है वैसे यार, इतना मुश्किल भी नहीं।
हाँ जी, 1 मिनट। कितना आया था, कितना ट्रांसफर हो गया है, मेक डिसीजन। 149.64 आया था, 18.62 ट्रांसफर हो गया है। ब्रेकअप बनाए। जी ऑनलाइन फ्रेंड्स, फिगर आ गई आपकी लॉस की। क्रूज शिप क्रेडिट बाय 234.18, सॉरी क्रेडिट 234.18, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट बाय, कैसे 149.64 आया था, 18.62 ट्रांसफर होने के बाद खत्म हो गया था, रिमेनिंग बचा 131.02। प्रॉफिट एंड लॉस में रिमेनिंग फिगर जाएगी 103.16। जी अब डेफिनेटली यहाँ रिमेनिंग लाइफ गिन तो सकते हैं हम, लेकिन शायद अब रिक्वायर्ड नहीं क्योंकि एंट्रीज करनी है हमने। रिमेनिंग लाइफ अब इससे दोबारा गिनी जा सकती है। इंजन की बता दें कैसे गिनेंगे? नहीं सॉल्व कर लो, फिगर्स बोल देना तो कौन सी फिगर्स के बेस पे करेंगे। 41960 पे हम आ गए थे और फर्दर मेरे ख्याल 6000 घंटे बनते हैं, नहीं सॉरी 7200 बनता है, 6000 इंटू 600 इंटू 12। यस, रिमेनिंग लाइफ काउंट कर देंगे जरा इंजन की। इंजन की रिमेनिंग लाइफ पहले क्या आई थी 41960 में से 960 था, उसमें से माइनस 7200 और हो जाएंगे 600 इंटू 12, ठीक है। इसी तरह ड्राई डॉकिंग और बॉडी की क्या रह जाएगी, वो एक एक साल गुजर जाएंगे, 23.725 में से 22.75 रह जाएंगे, वो तो एक और साल गुजर गया ना। नहीं मतलब समझ आ रहा है ना प्लीज, उनमें एक एक साल कम हो जाएगा और वो जो आवर्स से उनमें से 7200 मींस 600 घंटे पर मंथ इंटू 12, तो 7200 आवर्स टोटल लेस हो जाएगा, एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। वैसे अब सरप्लस खत्म हो गया, सरप्लस खत्म हो गया। आप एक काम कीजिएगा जरा, नेक्स्ट ईयर अब रिक्वायर्ड तो नहीं है लेकिन एक नेक्स्ट ईयर होमवर्क लिखा है, ये नेक्स्ट ईयर के अपने जरा देख के बताएं कौन सी एंट्री करनी है। नहीं जरा ये नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2020 में क्वेश्चन एंड है हमारा, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और सरप्लस ट्रांसफर करेंगे, तो अब नेक्स्ट ईयर इवैल्यूएशन कोई नहीं है, एक डेप्रिसिएशन बस आपने कैलकुलेट करनी है जरा। रिमेनिंग लाइफ मैंने बता दी है, एक काम आपको करना पड़ना खुद से, नहीं वो खुद से बनानी पड़ेगी ना, WDV बिफोर रिवैल्यूएशन, एक छोटी सी वर्किंग बनाइएगा जरा, जिस तरह हमने 2019 में बनाई थी, कोशिश कर लेंगे, मुझे कल याद करेगा फिर मैं आपसे फिगर चेक कर लूंगा। तो लिखे जरा इसके साथ कौन सा साल होमवर्क दे रहा हूँ। 2021 में सिर्फ एक ही एंट्री है, एक ही एंट्री है, कौन सी, डेप्रिसिएशन की करनी ट्राई कीजिएगा। ठीक है सर, मीन वाइज आए, पेज नंबर अभी टाइम है थोड़ा सा, पेज नंबर 96 पे। ना करें सर, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। पेज नंबर 96 क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में 3 स्टैंडर्ड मिक्स हो रहे हैं, IAS 40, IAS 23 एंड IAS 20। IAS 20 कौन सा, गवर्नमेंट ग्रांट्स, IAS 40
IS 23 जी इंजन के बेटा आर्स होंगे 41960 माइनस 600 इंटू 12 7200 ये कैलकुलेट कीजिए कितना बनता है 41960 माइनस 7200 34760 ठीक है 34760 माइनस फर्दर हो जाएंगे ना 7200 आवर्स जो जिस 600 इंटू 12 करके जो करंट ईयर में 2020 मेथड यूज हुआ 2021 में अब इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो वहां तक पहुंच जाएगी जहां तक इंफॉर्मेशन है, जो नहीं कर सकेंगे वो रहने देंगे, लेकिन जहां तक पहुंच सकते हैं वो कर दीजिएगा बेटा। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ही के लिए काइंडली बता रहा हूँ, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन जो 2021 में अब आपने चार्ज करनी है, दोबारा रिमेनिंग लाइफ गिननी पड़ेगी। 41960 लाइफ इसकी बन गई थी घंटों में, फर्दर 7200 आवर्स यूज हो गए हैं 600 इंटू 12 करके, तो रिमेनिंग आवर्स आपके पास 34,000 समथिंग आ जाएंगे, वही काइंडली बता रहा हूँ पेज 2021 में जो आवर्स है। हाँ डेफिनेटली उसके फर्दर आवर्स हमारे पास नहीं है, तो जहां प्रॉब्लम आएगी वो छोड़ दीजिएगा, जितना हो सकेगा उतना सोच लीजिएगा, ठीक है। ये पेज नंबर 96 पे आप आ गए, इसकी रिक्वायरमेंट होना था 97 पे। ये डेफिनेटली नेक्स्ट डेप्रिसिएशन के आवर्स नहीं है, तो डेप्रिसिएशन चाहे आप ना निकाल सके लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, जहां नहीं कर सकेंगे हम वो ठीक है जी। रिक्वायर्ड है पढ़े, डिस्कस हाउ द above issues should be dealt in financial statements of the CL for the year ended 31st December 2020 in accordance with the requirements of IFRS। जब तक स्टैंडर्ड्स मिक्स जहन में नहीं होंगे, आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने कोई भी नहीं होने देना। तो आए फर्स्ट पैराग्राफ में, और काइंडली टाइम बहुत ज्यादा है, बाकी अल्लाह मालिक। You have recently joined as a finance manager of Corp Limited. While reviewing the draft financial statements for the year ended 31st December 2020, prepared by the junior accountant, you have noted the following. In January 2020, government allotted an industrial plot to CL at a prime location, subject to the condition that CL will establish a factory. CL constructed the factory building, which was available for use on 1st October 2020. Due to delay in the recruitment of key factory employees, the production activities will commence on 15th March 2021. The accountant has not recorded the land as it was given free of cost. While the factory building is still appearing in the capital work in progress, as production activities will commence on 15 मार्च 2021। कोई इशू है? ग्रांट में क्या मिला? नहीं वो तो ठीक है, वो तो बात की बहस। लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, तो अगर एसेट मिल जाए तो उस एसेट को कैसे या कैसे रिकॉर्ड करते हैं? ये आपने पेज नंबर 2023 जहां जहां जरूरत पड़े वहां ढूंढ के करना है, या नॉमिनल वैल्यू में मींस जो पैसे दिए हैं, और या फिर वैल्यू पे। तो फिलहाल अकाउंटेंट ने क्या किया, रिकॉर्ड किया नहीं है। और फैक्ट्री बिल्डिंग क्या कंप्लीट हो गई? कंप्लीट हो गई भाईजान, 1 अक्टूबर को कंप्लीट हो गई है, लेकिन स्टिल अभी कहाँ रखी हुई है? वर्क इन प्रोसेस में, क्योंकि वो कहता है एक्टिविटीज ने भी अगले साल शुरू होना है। क्या इस साल के 2 महीनों की डेप्रिसिएशन भी बनती है? तो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस से ट्रांसफर भी होना चाहिए। और कौन से 2 महीने कह रहा हूँ, बल्कि 2 नहीं 3 शायद। कौन से 3? पॉइंट नंबर 2 पढ़े। CL acquired a 3-story building on 1st March 2020. CL uses the ground floor for its marketing department, while remaining 2 floors were in excess of the CL's need and therefore were rented out. The first floor was rented out on 1st June 2020 and the second floor was rented out on 1st December 2021. 2020, sorry. The accountant has recorded the building as property, plant and equipment. सही किया? ये जॉइंट यूज प्रॉपर्टी है। जॉइंट यूज प्रॉपर्टी का क्या होता है?
The depreciation on ground first and second floors have been computed from 1st March, 1st June and 1st December. इसको करते हुए आपने पेज नंबर ढूंढना वॉल्यूम 1 में, ये 2-3 पेजेस ना रिवाइज करके ही ट्राई करना इसे। गवर्नमेंट ग्रांट्स का कौन सा पेज का था मेरा? 223। IAS 40 का फर्स्ट पेज है, IAS 40 का फर्स्ट पेज, पेज नंबर 255। इनके साथ पेज नंबर्स लिख लें, वॉल्यूम 1 में ये दोनों पेजेस बोल रहा हूँ। 255 पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स, सही तरह रिवाइज करना है और इसकी एग्जांपल नेक्स्ट पेज तक चली जाएगी, 256 तक कर लेंगे। पॉइंट नंबर 3 पढ़ें। CIL is constructing a power generation plant for its factory. The project started on 1st February 2020 and would complete on 30th November 2021. The work remained suspended for 3 months. The project is financed through long-term loan acquired specifically on 1st January 2020. The unutilized amount of loan is kept in a separate saving account. The accountant has deducted income of separate saving account from the full year's interest on loan and presented the net amount as finance cost in the profit and loss. Accountant भी लगता है मेरी तरह का है। यहाँ क्या मसला हुआ? पढ़े भी है 2 मिनट नहीं। बोरिंग कॉस्ट, ये मसला क्या बना रहे हैं? पावर जनरेशन प्लांट बना रहे हैं। प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ? 1st February। कब कंप्लीट होना है? इसी साल या अगले साल? अगले साल। कौन सी डेट? वर्क सस्पेंड रहा है 3 महीने। प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया एक स्पेसिफिक लोन से। लोन कब लिया था? क्या कुछ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए सर? और जो सेपरेट सेविंग अकाउंट में यूटिलाइज पैसे रखे हैं उनका क्या होना चाहिए? उनको लेस होना चाहिए। लेकिन जिन महीनों में सस्पेंशन रही है वो उनमें अगर नेसेसरी है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नेसेसरी नहीं थी तो फिर कैपिटलाइजेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ ये बता दें आखिरी 2 लाइनें पढ़ के, अकाउंटेंट ने इसका किया क्या स्टोरी का? उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस को, इंटरेस्ट इनकम को नेट ऑफ करके जो अमाउंट बनती थी वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर दी, कैपिटलाइज कर दी है, प्रॉफिट लॉस में ले गए। तो ऐसे ही होना चाहिए था। एक आखिरी सेंटेंस इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करें ढूंढ कर। अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द CIL is to carry land and building at fair value wherever permitted by IFRS. बोरिंग कॉस्ट मेरे नजदीक कल परसों भी बात हुई है मंडे लिमिटेड में, और आपने घर में हड़प्पा में भी की है, तो उसके लिए शायद किसी पिछले पेज की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में पेज नंबर 223 और सेकंड पैराग्राफ में पेज नंबर 255। पहला होमवर्क आज का आपका ये है कि आपने हड़प्पा कंप्लीट करना। कहाँ तक हुआ था वैसे? तो हड़प्पा कंप्लीट करें। सेकंड आपके लिए है वो जो 1 साल मैंने भी कहा, 1 साल जितना हो सके, जितना कर सके। और लास्टली जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करनी है, इसको पढ़िएगा जरा, इसका आंसर होगा। ठीक है, घंटा डेट प्लीज दें, और हड़प्पा वाला आंसर मुझे काइंडली ज्यादा पेज पे कल सबमिट करवाना। मेरी आवाज ठीक आई है? अल्लाह हाफिज। डेफिनेटली बेटा मैं सिर्फ कह सकूंगा, एहसास दिला सकूंगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो यकीनन मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। और हमेशा की तरह मुझे लग रहा है कि आप जीत जाएंगे ना पढ़ के। ये कोई जीत नहीं है, प्लीज सही तरह जीते ICAT से। अल्लाह हाफिज। और सर जी दोनों लिख देंगे ना, हमें क्या पता है? हमें क्या पता सवाल में लिखा हुआ, हम दोनों तरह लिख देंगे। मुझे क्या पता, मैंने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया? अगर नहीं पता तो दोनों बातें करेंगे। जर्नलिस्ट ठीक है प्लीज, वो दोपहर को मिलेगा इस वक्त, मैंने देखा नहीं। नहीं जर्नलिस्ट आपको मैसेज आ गया कौन कौन सा होमवर्क करना?